और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं देहरादून से सुरेंद्र और न्यूज रूम से लगातार आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं चर्चा के लिए। आलोक अवस्थी जी, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, अवधेश कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अवधेश जी सुने होंगे। 7 चरणों में वोटिंग, हालांकि एक साथ 5 राज्यों में, और जिस तरीके से कोरोना काल इसे कहें, केसेस बढ़ रहे हैं, चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां भी जिले दर जिले या कहें कि राजधानी दर राजधानी वो टहले 5 राज्यों में। क्या कुछ खास आपको दिखाई दे रहा है? क्या बेहद महत्वपूर्ण बातें? ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग को प्रिकॉशन लेना था, उसने लिया है। खास बात यह है कि अभी तक उसने अगले 14 फरवरी तक केवल जो है रोक लगाई है, जानबूझ के, कि 14 फरवरी तक की स्थिति हम देख लेते हैं। इसलिए तब तक आप रैली मत करिए, तब तक आप 5 लोगों से डोर टू डोर कैंपेन करिए। अगर 14 जनवरी तक स्थिति नहीं संभलती है तो चुनाव आयोग आगे भी इस प्रकार की रोक लगा के, और फिर यह संभव है कि वर्चुअल रैलियां, वर्चुअल ये भी संभव है कि आगे चुनाव को कैसे ईवीएम को घर तक ले जाया जा सकता है, क्या वर्चुअल मतदान की व्यवस्था कराई जा सकती है, क्योंकि आधार कार्ड से जिनका वोटिंग आईडी का आई कार्ड जुड़ गया है वो मतदान कर सकते हैं कहीं से। तो आगे इसकी संभावना इसमें दिख रही है कि अगर ओमिक्रॉन ज्यादा फैल गया तो चुनाव आयोग इस चुनाव के द्वारा एक हद तक वर्चुअल वोटिंग, वर्चुअल कैंपेनिंग की ओर बढ़ सकती है। अगर 14 तक नहीं अगर कंट्रोल दिखा कि नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर उसके हिसाब से चुनाव आयोग रैलियों में लोगों की संख्या, कोविड नियम करके फिर उसकी अनुमति दे सकता है। तो मुझे यह लगता है कि यह चुनाव जो है भविष्य में भी महामारी और कोविड को देखते हुए चुनाव कैसे आयोजित किया जाए, राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा हो, मतदाताओं को कैसे संपूर्ण सुविधा दे, राजनीतिक दलों की बात आपने की, एक मानक साबित होगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे समझ लेते हैं कि चुनौतियां कई हैं। आलोक अवस्थी जी, चुनौतियों के साथ वोटर्स को लुभाना है, वोटिंग प्रतिशत बढ़े, वोटर्स को मतदान स्थल तक जाना है, क्या कुछ करेंगे? हालांकि जिस तरीके से 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, 1 हफ्ते में अगर चुनाव आयोग को दिखा तो हो सकता है कि जो क्लॉज लगाया गया है, जो नियम है, उसे हटाया जाए, या अगर संख्या बढ़ती है केसेस की तो उसे बढ़ाया जाए। चुनौती बहुत ज्यादा है राजनीतिक दलों के लिए, और उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए। राहुल जी, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। 14 जनवरी से शुरुआत हो रही है और 10 मार्च को लगभग 55 दिन का ये कार्यक्रम आज जो है चुनाव आयोग ने बताया है जी। ये बात सत्य है कि पेंडेमिक का जो है इस समय चल रहा है, और चुनाव आयोग ने अपने वर्जन में ये कहा है कि जो भी व्यक्ति इन कानूनों को तोड़ेगा उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि डिजिटल और वर्चुअल प्रचार पर ज्यादा जोर दे, और साथ ही साथ 14 जनवरी तक तो रोक लगाई है। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी को जनता को लुभाने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्षों से जनता के बीच में है, और उसका नतीजा है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के हम पर है। और लेकिन आलोक जी, जो रियल तौर पर हो सकता था वो वर्चुअल तौर पर नहीं होगा, ये सब समझते हैं। जी राहुल जी, दोहराएंगे? जो रियल तौर पर हो सकता था प्रेजेंस के जरिए, वो वर्चुअल तौर पर कैसे संभव? देखिए, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, भारत भी दुनिया के साथ कदम ताल कर रहा है। आज फोन के माध्यम से हर व्यक्ति जो है डिजिटल वर्ग में जा चुका है। इसका बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने बैंकों को डिजिटलाइजेशन करके और सभी लोगों के जो जनधन खाते खुलाए आप देख रहे हैं, उसका लाभ हर व्यक्ति। हालांकि जिस तरीके से वक्त बीतेगा देखा जाएगा किस तरीके से वर्चुअल रैली होती है और किस तरीके से कनेक्ट वोटर्स को करते हैं आप लोग, सारे सियासी दल। हमारे साथ निखिल भी जुड़ रहे हैं, और निखिल और सुरेंद्र का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आयुष का रुख करते हैं, न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आयुष, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। इस बार एक अलग तरीके से चुनाव होने जा रहा है, तो क्या महत्वपूर्ण बातें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की आपने सुनी? चुनावी
समर में 15 जनवरी तक ऐलान किया गया कि कोई भी चुनावी रैली, कोई भी रोड शो की इजाज़त नहीं होगी। जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास सिर्फ इकलौता ऑप्शन ये है कि या तो वो वर्चुअल ऑप्शन को चुनें या फिर 5 लोगों की संख्या के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। ये परमिशन दी गई है। तो ऐसे में जो भी पार्टियां हैं जो संसाधनों के लिहाज से सशक्त हैं, मजबूत हैं, वो तो अपनी बात जनता तक पहुंचा सकेंगी, अपने वोट बैंक तक पहुंचा सकेंगी। लेकिन यहां पर उन पार्टियों के लिए मुश्किल साबित होगी जो डिजिटली उतनी सक्षम नहीं है, और साथ ही ऐसे इलाकों में भी मुश्किल होगी जहां भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। और 10 तारीख के बाद जो समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि यहाँ के गरीबों का, यहाँ के लोगों का 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं आएगा, शून्य उनका बिल होगा। साथ ही साथ आगे पढ़ाई करने वाले नौजवानों को लैपटॉप भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जब समाजवादी ने मन बना लिया, अभी ट्वीट भी हो गया, उस पर लगातार वो ट्रेंड भी कर रहा है। 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश। ये तो वर्कर्स और जनता तय कर रही है कि किस तरीके से वो ले रहे हैं इस बात को। जहाँ तक ट्रेंड का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतज़ार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे, उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे। जो चुनाव लड़ने वाले थे उनके पर्चे छीनने गए। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से गरीब माताओं बहनें जो फॉर्म भरना चाहती थी उनके कपड़े फाड़ दिए गए, साड़ी छीन ली गई। कोविड के समय पर देखा है लोगों ने कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतज़ार कर रही थी, किसान इंतज़ार कर रहा था, व्यापारी इंतज़ार कर रहा था, नौजवान इंतज़ार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। तो चुनाव के शुरू होने में लगभग सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उस समय कोविड आ गया है, जिसके चलते 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई। खाली 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। साथ में ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन और वर्चुअल को भी प्रोत्साहन किया जाए। 15 जनवरी तक किस तरह से देखते हैं, जो क्योंकि समाजवादी के भी कई प्लान थे रथ यात्रा। इलेक्शन कमीशन ने जो शर्तें रखी उनका शर्तों का पालन होगा। और अगर वो डोर टू डोर कम लोगों के साथ और जो नियम बने उनका पालन करते हुए प्रचार करना होगा तो प्रचार करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार यहाँ पर मनमानी करेगी। पिछले चुनाव में भी मैंने देखा कि किसी भी नियम को इस सरकार ने नहीं माना। इसलिए इलेक्शन कमीशन कम से कम ये निगरानी रखे कि सरकार में बैठे लोग उनके नियमों का पालन करें। सर, एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। आज आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये पूछा गया कि अगर वर्चुअल के लिए, जैसे अभी 15 तक है, उसके बाद भी अगर वर्चुअल के लिए कह दिया जाता है कि वर्चुअल रैलीज करनी है, तो आप किस तरह से देखते हैं? आपने ये कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन से डिमांड करेंगे फंड की, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोविड के समय पर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन भी तमाम नियमों को और तमाम नियम बनाए हैं। मेडिकल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगह पर मेडिकल ऑफिसर भी नोडल ऑफिसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि कोविड होगा या कोविड फैलेगा। और अगर वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे? इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। सर, लेकिन ऐसा क्यों किया जाए? क्योंकि वर्चुअल का सहारा अगर बीजेपी भी लेगी, सारी पार्टीज लेगी, तो बाकी लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों उनको फंड की जरूरत पड़ेगी? मैं ये चाहता हूँ कि सभी पार्टियों को मौका मिले और इलेक्शन कमीशन ये कहे कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बराबर से देखना चाहिए। मतलब बीजेपी पहले से इसमें मजबूत है? बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है। इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वर्चुअल रैलीज हैं, कार्यक्रम करने में हम लोगों ने तो देखा है कि किस तरीके से ऐड दिए गए हैं, सरकारी पैसे खर्च किए गए हैं।
क्योंकि कल ऑबलाइज किया गया है चैनल, आज भी ऑबलाइज होंगे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। अगर स्पेस नहीं मिलता है तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टीज वो संसाधन नहीं जुटा पाएंगी अपना स्पेस के लिए। धन्यवाद। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश, बीजेपी पर हमलावर नजर आए और उनकी ये मांग थी कि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर चुनाव आयोग रखे। जिस तरीके से वर्चुअल रैली, वर्चुअल तरीके से प्रचार प्रसार की बात कही जा रही है, उन्हें वक्त दिया जाए, विपक्ष को वक्त दिया जाए ताकि मजबूत हो लोकतंत्र। आरोप बीजेपी पर, सरकार पर लगाया कि किस तरीके से लगातार सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। हालांकि देखना होगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है उसके तहत चुनाव संपन्न होता है, क्योंकि अभी तक चुनावी माहौल कुछ दूसरा था। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही माहौल कुछ दूसरा होगा। अब तक रैलियों पर रोक नहीं थी, अब रैलियों पर रोक, पदयात्रा पर रोक नहीं, पदयात्रा पर रोक, बाइक रैली नहीं कर सकते, नुक्कड़ सभा नहीं कर सकते। जहां भीड़ भाड़ हो सकती है नेताओं के जरिए वो भीड़ भाड़ नहीं कर सकते। डोर टू डोर कैंपेन करना है ये 15 जनवरी तक। इसके बाद हालात क्या होते हैं कोरोना को लेकर, संक्रमण अगर बढ़ता है तो चुनाव आयोग इस नियम को आगे भी बढ़ा सकता है। अगर संक्रमण नहीं बढ़ता, हालात काबू में रहते हैं, हो सकता है कि कुछ दूसरा रास्ता सियासी दलों की तरफ से हो सकता है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्या कुछ ट्वीट किया है। लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। तो चुनाव आचार संहिता लागू होते ही चुनाव घोषणा के साथ ही ट्वीट, लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत। करता हूं और हुर्रा इलेक्शन कमीशन, हुर्रा उत्तराखंड और वक़्फ़ कांग्रेस जन कहना चाहता हूं। हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से सन्नद्ध हैं और हमें पूरा भरोसा है कि मीडिया के दोस्त इस बार परिवर्तन की आवाज़ को ताकत देंगे। सर थैंक यू। सर आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, अब तो डेट भी फाइनल हो गई है आपका। यदि आप वक़्फ़ करते रहेंगे हमको तो हम लड़ेंगे। देखिए मैंने कहा ना कि पार्टी को कहना है, पार्टी कहेगी, मैं जब कहेंगे मैं बिल्कुल नहा धो करके तैयार। मैंने कहा नहा धो करके तैयार हूँ। हम तो मलंग बाबा हैं, जहाँ जहाँ कह दिया वहाँ अपना त्रिशूल गाड़ के। तो ठीक है, और कोई बात। तो मैं आप सब लोगों को चाय पर सादर आमंत्रित करता हूँ। अरे चॉकलेट सुरेंद्र सिला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, मलंग बाबा हैं हरीश रावत, पार्टी कहेगी तो नहा धो के तैयार होकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार। सियासी वार पलटवार अब और तेज होने वाला है। बिल्कुल, देखिए राहुल, ये हरीश रावत का स्टाइल है जो उन्होंने कहा है कि मलंग बाबा हैं, जहां पार्टी कहेगी वहां त्रिशूल गाड़ देंगे। अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में दूसरे चरण के साथ वोटिंग होनी है। एक ही चरण में उत्तराखंड का चुनाव निपटेगा। 24 से 28 वो तारीख होंगी जनवरी की जब नामांकन होगा। 29 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 31 जनवरी को नामांकन पत्रों की वापसी होगी। यानी बहुत कम समय रह गया है। और अब आप देखिए जिस तरह से चुनावों के ऐलान के बाद, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी और अब आपको चुनाव का जो मज़ा हम कह रहे थे कहीं ना कहीं मिसिंग दिख रहा है, वो दिखने लगेगा। हालांकि कोविड के प्रोटोकॉल के चलते 15 जनवरी तक किसी भी तरह की जनसभा नहीं होगी। डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए एक नियम बनाए गए हैं। वर्चुअल तौर पे हम देखेंगे। देखिए, हम ये बार बार कह रहे हैं कि सूचना क्रांति का ज़माना है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। ये पहली बार ऐसा चुनाव होगा जिसमें सोशल मीडिया से माहौल बनता बिगड़ता देखेंगे। लोग अब
अब तक इस बात को मान रहे थे, ये जान रहे थे कि कोविड के मामले कम होंगे तो जनसभाएं होंगी, नेताओं के जो लच्छेदार भाषण होते हैं वो सुनने को मिलेंगे, लेकिन इस बार 15 जनवरी तक फिलहाल अगर हालात बेहतर होंगे तो अलग बात है। सुरेंद्र, जिस लेकिन अगर तरीके से आप कह रहे हैं ना, वर्चुअल रैली होगी, तमाम चीजें होगी, और जो उत्तराखंड आज तक जिसकी पीड़ा सहता रहा, कई गांव ऐसे बिजली नहीं, कई गांव ऐसे रोड नहीं, कई गांव जहां संचार सेवा नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये भी सबसे बड़ी दिक्कत होने जा रही है। ये भी बहुत कुछ तय करेगा। देखिए बिल्कुल राहुल, देखिए उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियों की अगर आप बात करें तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है। उन क्षेत्रों में आप कैसे वर्चुअल रैली से संबोधित करेंगे, उन क्षेत्रों तक पहुंच कैसे होगी। ये वो सीज़न है जिसमें बर्फबारी होती है, जिसमें ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे मौसम में इन तमाम चीज़ों को समावेश करना बहुत बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब जनसभा नहीं होगी तो आप ये मान के चलिए कि कार्यकर्ता अधिकतर आपको डोर टू डोर कैंपेनिंग में नजर आएंगे। कोविड के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन हो, ये ज़रूर निर्धारण करेगा कि प्रशासन कितनी मजबूती के साथ, कितनी गंभीरता के साथ उसका पालन कराता है। 5:30 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें वो डिटेल बताएंगे वो दर्शकों तक आपके जरिए आप पहुंचाएंगे सुरेंद्र। हालांकि इससे पहले जो खबरें आ रही थी, डीएम लगातार परीक्षण कर रहे थे, जगह जगह निरीक्षण करते नजर आए, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, बहुत कुछ चुनौतीपूर्ण होता है चुनाव के दौरान उत्तराखंड में। हम कुछ वीआईपी जिलों को छोड़ दे, बाकी जिलों की बात करें तो वहां किस तरीके से क्या प्लान होगा, क्योंकि बर्फबारी, बारिश, मौसम का जो हिसाब है उस तरीके से क्या प्लान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ चीजें निकलकर सामने आएगी। निखिल का रुख करते। निखिल, ऐलान से पहले, ऐलान के बाद क्या तस्वीर, क्या सियासी फिजा लखनऊ की? बिल्कुल, लखनऊ की अगर बात करें तो जो राजनीतिक दलों को लग रहा था, और हम लोग जिसका सुबह से आकलन कर रहे थे कि चुनाव आयोग ऐसे फैसले लेगा जिससे राजनीतिक दल सत्ते में आएंगे, वही फैसला लिया गया। और जिस तरह से आप देखिए 15 तारीख तक चुनावी रैलियां, मोटर बाइक रैलियां, नुक्कड़ सभा, रोड शो पर रोक लगाई गई है। इससे एक संकेत साफ हो गया है कि इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा राजनीतिक दलों को जो है वो अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। एक सिंपल सा माध्यम होगा जिससे चाहे वो कोई खास पार्टी हो, चाहे कोई आम पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, इस माध्यम से वो आम जन तक पहुंचेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए। इसके साथ ही जो पुरानी व्यवस्था हुआ करती थी चुनाव में डोर टू डोर कैंपेनिंग वाली, वो इस बार दिखाई पड़ेगी। हालांकि उसमें भी रिस्ट्रिक्शन चुनाव आयोग ने दिया है कि 5 लोग ही हो सकते हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग में, तो वो उसका कितना असर होगा, यानी जो जनता तक पहुंचेगा वास्तविकता में वही परिणाम भी देगा, ये बात साफ हो गई है। तो एक बड़ा उत्तर प्रदेश में चुनाव जो होगा इस बार इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी दावा कर रही है, बीजेपी दावा कर रही है, कांग्रेस भी दावा कर रही है, बसपा भी दावा कर रही है। तो अब जो 15 तारीख तक चुनावी रैलियों पर रोक लगी है, उसको लेकर राजनीतिक दल कितने तैयार हैं, ये कम से कम 2-4 दिन में दिखने लगेगा। जैसे आज हालांकि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने कर दी, प्रियंका गांधी ने कर दी, आज वर्चुअल एक संवाद किया उन्होंने, तो इसका इंपैक्ट कितना हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जब आप वर्चुअल कांटेक्ट करते हैं, किसी से वर्चुअल संवाद करते हैं, तो पब्लिक आपसे कितना जुड़ पाती है, कितना इंटरेक्ट हो पाती है वो आपसे। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय होगा। बहुत बड़ी चुनौतियां सभी राजनीतिक दलों के लिए होगी। एक सवाल आयुष, ना होकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हालांकि इस बार बेहद अलग तरीके से चुनाव आयुष, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें चुनाव आयोग की तरफ से, जो 1000 मतदाताओं की बूथ होती थी उत्तर प्रदेश में, उसे घटाकर 862 किया गया है। वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। कोविड प्रोटोकॉल का नियम का पालन करना जरूरी, बहुत सारी चीजें हैं। यहां तक कि इस बार जो एक एक चीज कर चुनाव आयोग ने बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में देखना होगा एक चीज और भी है, हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा बूथ जहां महिला सुरक्षा कर्मी, जहां महिला मतदाता कराने वाली, यानी कि जो बीएलओ होंगी, जो चुनाव अधिकारी, वो महिला, दिव्यांगों को भी जिम्मेदारी दी गई है। एक बेहतर कदम ये चुनाव आयोग की तरफ से।
बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की तरफ से 3 मुख्य बातें कही गई। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, क्योंकि देखा था हमने कि बंगाल का चुनाव जब खत्म हुआ किस तरह से टिप्पणी कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से की गई, मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। उसके बाद चुनाव आयोग के सामने भी एक चुनौती थी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे कराया जाए, और इसका एक सबसे बड़ा हमने जिक्र देखा कि 15 जनवरी तक रोड शो रैलियों पर रोक लगा दी गई। दूसरी बात चुनाव आयुक्त की तरफ से की गई कि मतदाता की सहूलियत का हम खासा ख्याल रखेंगे। महिला मतदान कर्मियों को भी वहां पर तैनात किया गया है, और वो जो लोग चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हैं या स्पेशली एबल्ड हैं, उनको ज़्यादा सुविधा दी जाएगी। रैंप्स बनाए जाएंगे ताकि व्हील चेयर्स के जरिए जो मतदाता हैं जो उस तरह से सक्षम नहीं है वो बूथ तक पहुंच सके। और तीसरी बात कही गई है कि मतदान ज़्यादा बढ़े, इसको लेकर भी हम कोशिश करेंगे, और उसका तमाम जिक्र जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की बातों में झलका है। और यकीनन बड़ी चुनौती भी है, डिजिटली अगर चुनावी पार्टियां रैलियां करेंगी तो छोटी पार्टियों के सामने चुनौती है, और उसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया। हालांकि अप्रत्यक्ष शब्दों में उन्होंने ये मान लिया कि बीजेपी इस मामले में ज़्यादा मजबूत है डिजिटली, और छोटी पार्टियों के लिए भी इस तरह का एक प्लेटफॉर्म या ऑन एयर टाइम दूरदर्शन में या फिर ऑल इंडिया रेडियो में देना चाहिए, जिस बात की मांग अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। तो ऐसी कई सारी चुनौतियां दिख रही हैं छोटी पार्टियों के लिए भी, और खास करके उन इलाकों के लिए, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जो बातें आप कह रहे हैं आलोक अवस्थी जी समझेंगे कि एक तरफ अखिलेश कह रहे हैं कि 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश, लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल रैली में कहीं ना कहीं पीछे समाजवादी पार्टी या आगे बीजेपी। आप दोनों मेहमान और हमारे साथ तीनों सहयोगी आप बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लगातार महा कवरेज जारी है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण जी कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है।